में आइए इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें। चूंकि इंद्रदेव का कुछ पता नहीं है, लेकिन जब बारिश आई तो मुझे ये दो पंक्तियां याद आई स्वर्गीय रमानाथ अवस्थी की। आपको ठीक लगे तो आपका मन मिले, आप जुड़ जाएं इस कवि सम्मेलन से कि शायद मेरे गीत किसी ने गाए हैं, शायद मेरे गीत किसी ने गाए हैं, और आज ही क्यों बारिश हुई, कल तक बिल्कुल ठीक ठाक था और आपने दूसरी जगह का प्रस्ताव भी टाल दिया था अग्रवाल मित्र मंडल ने। लेकिन थोड़ी सी बारिश जरूर हुई। क्यों हुई आपको रात भर में सही लग जाएगा, लेकिन तालियां आपकी शुरू में मिल जाएंगी तो अच्छा लगेगा कि शायद मेरे गीत किसी ने गाए हैं, इसीलिए बेमौसम बादल आए हैं, इसीलिए बेमौसम बादल आए हैं। वर्षा ने अभिनंदन किया है आज यहां आए हुए कवियों का। और अच्छी बात यह है कि आज जो कवि बुलाए गए हैं उनमें वीर रस का एक भी नहीं है। एक कवि ओज का है, निशामुनि भी ओज का कवि है, ये वीर रस के नहीं है। अन्यथा आजकल वीर रस के कवि बड़े संकट में हैं। विषय समाप्त हो गए हैं, बचा नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच मैत्री हो रही है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं बची। मनमोहन सिंह जी जैसे भद्र पुरुष पे क्या कविता लिखो, उन पर कोई प्रहार करो तो ऐसा लगता है जैसे भ्रूण हत्या की कोशिश चल रही है। इतने सरल आदमी है मनमोहन सिंह जी। अभी मीडिया के मित्र कैमरा लगा के खड़े हो गए कार्यक्रम शुरू होने से। अब ये इसे 1 महीने बेचेंगे, लगातार ये चलेगा इनका। मीडिया आजकल इतनी आपाधापी में है खबर की कि वो मनमोहन सिंह जी की यहाँ 2 लड़कियां सहारा की कुछ रासायनिक पदार्थ पी के घुस गई, तो मीडिया ऐसे हल्ला मचाने लगा जैसे मनमोहन सिंह लड़कियों के घर में घुस गए। सरल आदमी है। जैसे वो लड़कियां मनमोहन सिंह के घर में घुसी, अंदर कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, तो कैबिनेट के लोगों ने कहा कि बोले साहब ये बहुत बड़ी सुरक्षा में खामी हो गई, इन लड़कियों के खिलाफ FIR कराइए। 2 साल में पहली बार मनमोहन सिंह क्रोध में आए, बोले एक FIR नहीं होगी किसी लड़की के खिलाफ, जो मेरे घर के अंदर घुसी है किसी लड़की के खिलाफ रिपोर्ट नहीं होगी। कैबिनेट ने पूछा क्यों साहब, इन्होंने तो सुरक्षा तोड़ दी। बोले मूर्ख हो क्या, 2 साल में यही तो पहली लड़कियां हैं जो डायरेक्ट आई हैं, वरना जिसे देखो वो 10 जनपद से घूम के आता था। तो इतने संत आदमी के ऊपर आजकल ये टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं, ये संकट में हैं। तालियां वालियां बजाते रहिएगा, आप बहुत दूरी पर हैं, मैं महसूस कर रहा हूं। आदरणीय महिलाएं आ गई हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं इस क्षेत्र में आता हूं तो ये कौतुक देखता हूं। बहुत देखिए, आप इतनी दूर से देख रहे हैं, इतने दिनों बाद इतनी सारी महिलाएं एक साथ चुप बैठे देख रहा हूं। दूर से पता भी नहीं चल रहा है कि महिलाएं हैं या कुछ और ही व्यवस्था है। क्योंकि मैं जहां से आया हूं उत्तर प्रदेश से, वहां पता नहीं चलता है कि महिला है कि क्या है। आपको यकीन नहीं हो तो आप हमारा IG देख लीजिए, पंडा जो राधा बन गया था, उसने साड़ी पहन ली तो ये मध्य प्रदेश के कवि लड़ने लगे हमसे। बोले क्या तुम्हारे यहाँ का पुलिस वाला साड़ी पहन ली उसने। अरे मैंने कहा ये भगवान हनुमान के बाद जो उस समय आए थे त्रेता में, उनके बाद ये पहला पुलिस वाला है जो ढंग की ड्रेस में है। बोले कैसे। अरे मैंने कहा हमें तो यही सिखाया गया कि शब्द से पूछो, आप खुद पढ़े लिखे लोग हैं, ध्यान से देखिएगा। अरे पुलिस शब्द ही स्त्रीलिंग है। पुलिस आती है, पुलिस जाती है, पुलिस आई, पुलिस गई। आपने सुना पुलिस आया, वो जैसा था वैसी पहन ली। अच्छा, हम पर क्यों दोष देते हो उत्तर प्रदेश वालों पर। और सही बात कह रहा हूं तो नीमच और आसपास का इलाका भोगता है इस बात को, नारकोटिक्स की निगाह में रहते हैं आप लोग। ठीक बात कहता हूं तो आपकी तालियां उठें। केवल उत्तर प्रदेश नहीं और मध्य प्रदेश नहीं, इस पूरे भारत की पुलिस स्त्रीलिंग है। अन्यथा इस देश की पुलिस जिस दिन पुल्लिंग हो जाए तो दुबई में बैठे किस दाऊद में हिम्मत है जो हमारे यहां विस्फोट करा दे। यह हमारी परेशानी है। उसने साड़ी पहनी तो मैंने मुलायम सिंह जी को फोन किया। मैंने कहा सर ये क्या है। बोले ये राधा है। मैंने कहा फिर क्या बाधा है। बोले नहीं पता चला है ना, ये राधा है ना बाधा है, ये आधा आधा है। अच्छा, वो बोला कि मैं राधा हूं तो 15 दिन बाद हरदोई का एक ADM बोला कि मैं कृष्ण हूं। मैंने कहा सर हो गई समस्या सॉल्व। बोले कैसे। मैंने कहा दोनों को 9-10 महीने की छुट्टी देके अंडमान निकोबार भेज दो, अपने आप पता चल जाएगा कौन सी राधा है कौन सा कन्हैया है। हम कहां ऊर्जा लगाते फिरेंगे। आप लोग व्यवस्थित हो चुके हैं, लोगों का आना जारी है। जो लोग इस समय आ रहे हैं हम उनके विशेष आभारी हैं। आपने देरी से आकर महान भारतीय संस्कृति की रक्षा की है। अन्यथा टाइम पे आ जाते हैं लोग तो पता ही नहीं चलता कि भारत में हो रहा है या कहीं और हो रहा है। आइए मैं स्वरों, व्यंजनों, शब्दों, वाक्यों की निर्मात्री मां वागीश्वरी से अनुमति लूं। यह कवि सम्मेलन एक ऐतिहासिक कवि सम्मेलन है, इन अर्थों में कि यहाँ बड़े दूर दूर से लोग सुनने आते हैं, इन अर्थों में कि यहाँ देश के सब बड़े कवि कविताएं पढ़ चुके हैं,
इन अर्थों में भी कि यहाँ से जो कैसेट रिकॉर्ड होती है वो पूरे मध्य भारत में बिकती हुई नजर आती है, और इन अर्थों में भी कि ये सुरेश बैरागी जी के माध्यम से अग्रवाल मित्र मंडल वैश्य होने की संपूर्ण चतुराइयों का जो परिचय देता है, उस अर्थों में भी कवि लोग परिचित हैं कि किस लिए महत्वपूर्ण है। प्रकाश मंगल को बहुत बहुत बधाई कि जो प्रेम की आंच में 50 का काम 5 में कराते हैं। सुरेश बैरागी जी ने कहा कि उसने बिल्कुल नहीं पूछा कि क्या मिलेगा, कम से कम यहां तो दर्द निकले, लेकिन मन से आप सुनते हैं। और नीमच का एक प्रतिनिधि कवि सम्मेलन है जो दूर दूर के कवि सम्मेलनों की रूपरेखा और नियामन तय करता है। आप सबसे अनुरोध है कि इन दिनों कवि महाराज अग्रसेन के जन्मोत्सव पर्व में इतने व्यस्त हैं जितने कल तक श्राद्ध में ब्राह्मण व्यस्त थे। ये रोज कहीं ना कहीं गा रहे हैं। इनकी ऊर्जा केवल आपकी तालियां हैं, केवल आपका उत्साह, आपकी चेतना अगर इन्हें मिलेगी। बीच में काफी खाली जगह है और उसके पीछे वे लोग बैठे हैं जो कवि सम्मेलन को निर्धारित करते हैं, उसकी ऊर्जा बनाते हैं। कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि वे भी स्थान पाएं। आइए मैं अनुरोध करूं डॉक्टर अनु सपन से कि वे मां की वंदना करें, लेकिन आप सबसे अनुरोध करूं कि आपकी तालियों का उत्सव, आपकी तालियों का कलरव इस कवि सम्मेलन को मुखर कर सकता है। अन्यथा ये केवल ऐसा हो जाएगा कि कवि आएंगे और अपनी प्रस्तुति देकर चले जाएंगे। और आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना ये हैं पखेरू बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। आप सबकी चेतना मिलेगी तो मंच थोड़ा स्फूर्ति अनुभव करेगा, चेतना और आयु अनुभव करेगा। मेरे इस प्रस्ताव पर तालियों की मोहर लगाएं। डॉक्टर अनु सपन को आमंत्रित करें मां की वंदना के लिए। और आपकी इन तालियों से मंच को सूचना नहीं मिले, मैं चाहता हूं जितने लोग एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाए, पूरा सदन जोरदार, ताकि कवियों को ज्ञापित हो कि उत्सव धर्मी कवि सम्मेलन प्रारंभ हो रहा है। आपके लिए तैयार किया है वीडियो प्लस अनिल इलेक्ट्रिकल्स, फुवारा चौक नीमच। फोन नंबर 07423 221167। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, मंच पर उपस्थित अग्रज कविगण, कवित्री बहन और नीमच नगर के रसज्ञ श्रोतागण, सभी को अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। माँ शारदे की वंदना के लिए मुझे आदेश मिला है, कुछ पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। आप सबका ध्यान और आशीर्वाद चाहते हुए सुनेगा। हाथ जोड़ आपको नबाऊं शीश दिन रैन, स्वर ज्ञान दीजिए नमामि मात शारदे। हाथ जोड़ आपको नबाऊं शीश दिन रैन, स्वर ज्ञान दीजिए नमामि मात शारदे। शांति सुख भाईचारा फैले हर गांव गांव, नेह दान दीजिए नमामि मात शारदे। द्वेष बैर ईर्ष्या की जड़ मूल काट दो, शक्ति दान दीजिए नमामि मात शारदे। शोषितों और पीड़ितों के लिए उठे लेखनी, ज्ञान दान दीजिए नमामि मात शारदे। ज्ञान दान दीजिए नमामि मात शारदे। पाप क्या है, पुण्य क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, जान सकूं तर्क का विधान दे मां शारदे। पाप क्या है, पुण्य क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, जान सकूं तर्क का विधान दे मां शारदे। उतावली हो सांस सांस जिसकी एक गंध को, अब तो पसीने को वो मान दे मां शारदे। मोल भाव भावना का जिसमें न लग सके, अब तो एक ऐसा हिंदुस्तान दे मां शारदे। मोल भाव भावना का जिसमें न लग सके, अब तो एक ऐसा हिंदुस्तान दे मां शारदे। लेखनी के तीर लगे जालिमों के वक्ष पर, आंसुओं के दर्द की कमान दे मां शारदे। आंसुओं के दर्द की कमान दे। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अनु सपन जी को। एक व्यवस्था का अनुरोध मैं कर लूं कि जगह इधर पीछे काफी खाली है, यदि अग्रवाल मित्र मंडल के मित्र लोग चाहें तो उधर से कुछ मित्रों को जगह दिलाई जा सके जो लोग खड़े हुए हैं। और पीछे भी काफी, आप जानते हैं
कवि सम्मेलन का नियामक कवि होता है, उसे थोड़ी आप ऊर्जा देंगे तो मन से आप तक पहुंच पाएगा। महिलाओं से विशेष रूप से निवेदन है, आदरणीय भाभियों से, कि आज की रात्रि मुझे ही अपना वैधानिक देवर समझें और थोड़ा तालियां वालियां जब जब मैं कहूं, चीज समझ में ना आए तो भी आप बजाती रहें, क्योंकि बात समझ में ना आए और उस पर प्रतिक्रिया करने में आपसे बेहतर तो विश्व में कोई नहीं है। और खासकर जिस वंश परिवार से आप संबंधित हैं वहां तो वैसे ही बुद्धि का कौशल बहुत ज्यादा है। मैं जो मंच के कवि हैं उनमें से एक कवि को आमंत्रित करता हूं। युवा कवि है, पहली बार नीमच आया है, मैंने उसे 2-1 बार सुना है और कविता उसके वंश में है, रक्त में है। उसकी जमानत यह है कि वो एक बड़े कवि का बेटा है, लेकिन उसे सिद्ध करना है इस वाचिक परंपरा पर अपने आप को। निशामुनि गौड़ यहां पर है, आप सबने दुर्गादान जी गौड़ को सुना है, जिनके गीतों पर शोध प्रबंध हुए हैं, जिन्हें मैं राजस्थानी भाषा का कालिदास कहता हूं। मुझे सूचना नहीं कि वो यहां इस मंच पर आए हैं या नहीं आए हैं। आए हैं, जैसा मुझे बताया गया कि वो आए हैं और आपने उन्हें सुना होगा। लेकिन मैं निशामुनि गौड़ को ये शुभकामनाएं देता हूं आयु में बड़ा होने के नाते। हरिवंश राय बच्चन ने एक जगह लिखा है कि जब मैं बंबई जाता था अमिताभ के शुरुआती दिनों में, तो धर्मवीर भारती जो धर्मवीर के संपादक थे उनके पास रहता था, और जब मैं रोज सुबह धर्मवीर भारती जी के साथ जुहू तट पे टहलने जाता था तो लोग कहते थे कि वो भारती जी जा रहे हैं, लड़के लड़कियां बोलते थे, बुजुर्ग बोलते थे, वो हरिवंश राय बच्चन जा रहे हैं जिन्होंने मधुशाला लिखी है। और लिखा है बच्चन जी ने कि जब जंजीर रिलीज हुई उसके 1 हफ्ते बाद मैं सुबह सुबह घूमने जा रहा था, लौटकर मैंने अमिताभ से कहा कि अब मुझे इलाहाबाद जाने का टिकट करा दो बेटा, मैं घर वापस जाना चाहता हूं। अमिताभ ने कहा कि बाबूजी इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं अभी तक तुम्हारे अस्तित्व को लेकर शंका में था, इसलिए तुम्हें बल देने रुका हुआ था। 15 दिन से मुझे लोग पहचानते थे कि मैं मधुशाला का लेखक बच्चन हूं, लेकिन आज सुबह टहलने गया तो जॉगिंग करते हुए कुछ लड़के लड़कियों के समूह ने मेरे ओर उंगली करके कहा कि वो जो नया लड़का जंजीर में अमिताभ बच्चन आया है ये उसके पिता हैं। सबसे सौभाग्यशाली पिता वो है जिसकी पहचान उसके बेटे से होने लगती है। मैं चाहता यह हूं कि दुर्गादान जी की पहचान हिंदी के कवि सम्मेलनों में राजस्थानी के महानतम गीतकारों में है, लेकिन निशामुनि को भी वो संस्कार मिले, शब्द की वो साधना मिले, वो त्वरा मिले, वो मेधा मिले, वो तपस्या मिले, वो साधना मिले, और उसके अंदर वो सब प्रवेश कर पाए जो उसे रक्त से मिला है, वो उसकी ऊर्जा में भी आ जाए। आइए, युवा कवि है, पहला है उसका मंच नीमच का, इसलिए उसे सूचित कीजिएगा कि आप अच्छी कविता को, अच्छे लोगों को अच्छे मन के साथ स्वीकार करते हैं। निशामुनि गौड़ जो कोटा राजस्थान से पधारे हैं, चंबल के किनारे से, इस मालव धरती में जो गहन गंभीर है, जहां पग पग रोटी और डग डग नीर है, जहां महाकवि कालिदास पैदा हुए हैं जो विश्व की किसी भी भाषा के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं, जहां राजा भोज और विक्रमादित्य जैसे महानायकों की वंशवाहिनी चली है, जिन्होंने कहा था प्रत्यक्षरम लक्षम ददामी, जो एक अक्षर अच्छा लिख देगा मैं उसे 1 लाख दे दूंगा। अब वो समय चला गया, आप सब उन्हीं के वंशज हैं जो 1 लाख दे सकते हैं, लेकिन आप इसे मूल्य में ना तोलें, क्योंकि मैं ये मानता हूं, सुरेश बैरागी भाई आपने कहा कि एहसान है, एहसान कुछ नहीं है। नीमच, मनासा, मंदसौर, ये छोटे आसपास के जगहों पर आने का मन इसलिए करता है, बड़े पैसे मिल जाने के बावजूद भी इन छोटे लिफाफों पर आने का मन इसलिए करता है। आपको ठीक लगे तो अपने सम्मान में तालियां देना, कि हो सकता है कि हम चेन्नई पढ़ते हो, कलकत्ता पढ़ते हो, मद्रास और दिल्ली और बंबई पढ़ते हो या विदेश में पढ़ते हो, लेकिन महानगरों में धन कविता सुनता है और इन छोटी जगहों पर मन कविता सुनता है। मन तक बात पहुंचे, क्योंकि एक कवि ने पैदा होते हुए विधाता से यही वरदान मांगा था। जब कवि पैदा हुआ, विधाता ने कहा कि क्या दूं, तो उसने विधाता से कहा कि ईश्वर मुझे रौरव नरक में ले जाना, मुझे कहीं भी पहुंचा देना, कितनी दास्तां सुना देना, लेकिन मेरी कविता का जो रस न समझ पाए उसके आगे मैं कविता पढ़ूं, ऐसा मुझे जीवन में कभी कष्ट ना देना। मैं जानता हूं सब लोग वो बैठे हैं जो रस सिद्ध हैं, जो कविता की मर्यादा और भाषा को समझते हैं। मैंने यहाँ कुछ लोकप्रिय संचालन भी पहले किए हैं। मैं चाहता हूं कि कवि सम्मेलन यहाँ पहुंचे, लेकिन जिन महनीय लोगों के सामने कवि सम्मेलन हो रहा है, आदरणीय अल्लर जी की उपस्थिति है, कवि सम्मेलन भी पहुंचे आप तक, ऐसा मेरा मन है। और इसके लिए मैं निशामुनि गौड़ को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने मन से सुनाए। आप सब से भी निवेदन करता हूं कि कवि जहां पहुंचे उसे अपने उत्साह से सूचित करें, अपनी जबान से, अपनी भाषा से, अपनी तालियों से। एक बार जोरदार तालियां बजाकर निशामुनि गौड़ जो पहले कवियों ने आमंत्रित करें। और मुझे आपसे दोबारा कहना पड़ रहा है, आपकी इतनी प्रशंसा करने के बावजूद भी आपने तालियां नहीं बजाई, एक बार और जोरदार तालियों का प्रयास करें। आपके लिए तैयार किया है वीडियो प्लस अनिल इलेक्ट्रिकल्स, फुवारा चौक नीमच। फोन नंबर 07423
221167। के संस्थापक शांतिदूत महाराज अग्रसेन महाराज के श्री चरणों में लोग निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस नीमच की गौरवशाली माटी को, इस धरती को प्रणाम करता हूँ। पहली बार इस नीमच के अखिल भारतीय विराट अग्रवाल मित्र मंडल के कवि सम्मेलन में आप लोगों ने आने का अवसर प्रदान किया। अपनी कसौटी भी खरा उतरूंगा इस आशा और अपेक्षा के साथ अपना काव्यपाठ शुरू करता हूँ। मंच पे प्रणाम करता हूँ मेरे सभी अग्रज कविगण, मेरे शब्द ऋषि जो देश विदेशों में भी हर जगह अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। कुछ लोग या समाज अपना गुणगान, अपने अतीत का गुणगान गा के करवाते हैं, गा के करते हैं। कुछ अपने वर्तमान में जिंदा रहते हैं। अग्रवाल समाज देश का वो समाज है जिसका अतीत भी गौरवशाली है और इसका वर्तमान भी गौरवशाली है। मैं प्रणाम करता हूँ इस गौरवशाली समाज को, इस माटी को, इस धरती को, इस मंच को, और चार पंक्तियों से सुधी श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाने की हिम्मत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, आशा है और अपेक्षा है, निवेदन करता हूँ। चार पंक्ति गीत और छंद लिखूं, धुआं और द्वंद लिखूं, लिखता हूँ कविता में नेताओं को गालियां। गीत और छंद लिखूं, धुआं और द्वंद लिखूं, लिखता हूँ कविता में नेताओं को गालियां। सच कहने से बिल्कुल नहीं डरता हूँ, चाहे हो ये झरोके, चाहे हो ये जालियां। हमारे हाथों से लगाए हुए पेड़ों में निकली है यारो देखो भ्रष्टाचारी डालियां। अगर मेरी कविता से आप भी सहमत हो तो एक बार जोर से बजाओ यार तालियां, एक बार जोर से बजाओ यार तालियां, एक बार जोर से बजाओ यार तालियां। चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं साहब इस अग्रवाल मित्र मंडल की ओर से, इस धरती की ओर से, कश्मीर की धरती को देना चाहता हूं। निवेदन करता हूं कि बार बार तू जो कश्मीर मांगता है, जैसे कश्मीर तेरे कोई बाप की जागीर है। बार बार तू जो कश्मीर मांगता है, जैसे कश्मीर तेरे कोई बाप की जागीर है। कश्मीर कृष्णा की कटी हुई उंगली है, कश्मीरी द्रौपदी की फटी हुई चीर है। कश्मीरी राम है, कश्मीर सीता है, कश्मीर रांझा और कश्मीर हीर है। कश्मीर देश की सुहागिनों की बिंदिया है, कश्मीर नायनों से बाता हुआ नीर है। कश्मीर नायनों से बाता हुआ नीर है, कश्मीर नायनों से बाता हुआ नीर है। चार पंक्तियां पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ परवेज के नाम देना चाहता हूं आप सबकी तरफ से, इस धरती की तरफ से। इसे पकड़ो कि एक बात कान खोल सुन लो मुशर्रफ मियां, भूल के भी तुम्हें कश्मीर नहीं देंगे हम। बहुत अच्छे। एक बात कान खोल सुन लो मुशर्रफ मियां, भूल के भी तुम्हें कश्मीर नहीं देंगे हम। गोरी को बना लो मोहम्मद, गोरी को बुला लो, चाहे जैसे तुम चाहोगे और वैसे ही लड़ेंगे हम। चाहे बाजू कट चाहे सर क्यों नहीं कट जाए, मर मिट कर तेरे आगे ना झुकेंगे हम। पहले तो धमाके पोखरण में किए थे हमने, अब के धमाके तेरे देश पे करेंगे हम। अब के धमाके तेरे देश पे करेंगे हम, अब के धमाके तेरे देश पे करेंगे हम। और चार पंक्तियां और मित्रों आप सबकी तरफ से राष्ट्रपति मुशर्रफ परवेज के नाम कि पूरे नहीं होने देंगे तेरे ये नापाक इरादे, चाहे बलि देना पड़े अपनी ही जान की। पूरे नहीं होने देंगे तेरे ये नापाक इरादे, चाहे बलि देना पड़े अपनी ही जान की। केसरी की क्यारी पारी आँच नहीं आने देंगे, लाज नहीं जाने देंगे भारती के मान की। कारगिल घाटियों पे तिरंगा लहराएगा, सीमा पे विजय सदा होगी हिंदुस्तान की। चाहे युद्ध आर पार काई क्यों नहीं हो जाए रे, धज्जियां उड़ा देंगे हम तेरे पाकिस्तान की। धज्जियां उड़ा देंगे हम तेरे पाकिस्तान की, धज्जियां उड़ा देंगे हम तेरे पाकिस्तान की। और चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं साहब देश के राष्ट्रपति मनमोहन सिंह गिल साहब के नाम से चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आप सबको निवेदन करता हूं कि देखो वो हत्यारा बार बार वार कर रहा, आप भी सरदार जी संयम को तोड़ दो। देखो वो हत्यारा बार बार वार कर रहा, आप भी सरदार जी संयम को तोड़ दो।
जितने भी प्रतिबंध सेना पे लगाए थे वो एक दिन के लिए वो प्रतिबंध तोड़ दो। हत्यारों को अब सबक ऐसा सिखलाओ, मार मार के सालों को सूलियों पे ठोक दो। गारी आप ऐसा काम कर नहीं सकते तो आप ये सिंहासन बाल ठाकरे को सौंप दो। आप ये सिंहासन। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई निशा मुनि गौड़ को, इसलिए कि उसने ठीक पढ़ा, अच्छा पढ़ा, आपने तालियां बजाई। इसलिए कि उसने 2 कंटक शुरू में ही काट दिए, एक पाकिस्तान और एक मुशर्रफ। ये रात को 2-3 बजे तक तंग करते, शुरू में ही लड़के ने निपटा दिए। अब जो बचा हुआ वीर रस का कवि है वो सोच रहा है कि मैं क्या राख उठाऊंगा। ये बड़ा टारगेटेड मामला है कि पाकिस्तान और मुशर्रफ, इसमें बीच में इसने सरदार मनमोहन सिंह और फंसा लिए। बोले जी आप पे नहीं चल रही तो कुर्सी छोड़ दो। वो तो वैसे ही छोड़े हुए हैं, वो तो चला जहां से रहे वही रहे। और मुशर्रफ और मनमोहन सिंह तो दोनों समान लोग हैं, दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं। दोनों इसलिए अच्छे मित्र हैं कि दोनों को पता है कि वो खुद नहीं चला रहे, एक की अमेरिका चला रही है और एक की इटली वाली चला रही है, दोनों ही रिमोट से चल रहे हैं। इसलिए दोनों को पता है अपनी अपनी भूमिका क्या है। लेकिन वीररस का युवा कवि है, ऊर्जा काफी है, लेकिन गलत जगह लगाए हुए है, कभी ना कभी ढंग की जगह लगाएगा। और उसे तो पिताजी से सीखना चाहिए। उन्होंने कितनी सुंदर सुंदर नायिकाओं पर लिखा, पर ये इसी चक्कर में नहीं लिख रहा कि ये ढूंढ ढांड के लाए और उस पर पिताजी लिख दें। ये लड़के भी आजकल तेज हैं, तो इसने विषय ऐसा लिया कि इस पे पिताजी नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इसे वहां भी लिखना चाहिए। बहुत अच्छा उसने सुनाया। मैं चाहता हूं एक बार तालियां बजाकर आप उसका मन बड़ा करें। उसने पहली बार यहां पर सुनाया था। आइए मित्रों, अब मैं एक ऐसा कवि आपको सुनवाना चाहता हूं जिसके विषय में आज अग्रवाल समाज ने घोषित किया है कि उसकी कविताएं सुन के अगर कोई ये बता दे वो किस रस का कवि है मूलतः, तो उसे सुबह 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमारे पास एक ऐसा कवि है जिसको मैं ये कहता हूं कि वो एक ऐसी रेलगाड़ी है जानी बैरागी, जिसके छूटने का स्टेशन मालूम है लेकिन पहुंचने का मालूम नहीं है। अद्भुत कलेवर से कविताएं सुनाता है। और लोग कहते हैं कि धोनी जैसे बाल हैं। पुराने लोग जानते हैं पहले से, धोनी ने इसे देख के बाल रखे। और धोनी के पास जो आक्रामक शैली है खेलने की, कि वो किसी भी बॉल को किसी तरफ से खेल सकता है, वो जानी बैरागी के माध्यम से पहुंची है, मंच के माध्यम से पहुंची है। बाल कवि बैरागी से लेकर जानी बैरागी तक हिंदी कवि सम्मेलन अपने आप में एक पूरी संप्रेषण की धारा है। अलग अलग तरीके का तेवर है, अलग अलग तरीके का कलेवर है। आइए, जानी बैरागी इस समय उसी व्याधि में है जिससे पूरा इलाका चपेट में है। कौन सी मुनिया है वो पता नहीं, मुझे आते ही बताया गया, बोले साहब उस मुनिया का बड़ा जलवा चल रहा है, मैंने हमें भी मिलवाओ। बोले नहीं, वो उससे मिलने के बाद शरीर बड़ा टूटा टूटा रहता है। मैंने कहा मुनिया ढंग की हो तो मिलने के बाद तो शरीर टूटा ही टूटा रहता है। लेकिन बताया जा रहा है कि काफी काम है, ये चिकन मुनिया में है, लेकिन ये मुन्ना अच्छा है। मैं चाहता हूं कि जानी बैरागी प्रकट हो, और जब तक आपकी तालियां ना चाहें अंतर ध्यान ना हो। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, लेकिन उससे पहले राशि और बढ़ गई है। दीपक गरगाएं और दिलीप सिंह जी परिहार साहब का स्वागत करें। विधायक जी ने मुझे अल्लड़ जी को माला पहनाई और अनीता सोनी से कहा कि स्वागत है बहन जी। ये संस्कार है, ये जिस पार्टी से आए हैं, जिस संस्कार से आए हैं, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, मैं भी उसमें से ही प्रथम वर्ष करके आया। वहां आदमी की भाषा ऐसी हो जाती है, वहां सिखाया ही ऐसा जाता है। मेरा एक संघ का स्वयंसेवक दोस्त है, मैंने उससे कहा, अविवाहित है, अबे मैंने कहा इस बार के साये में शादी वादी कर ले। तो भाषा भाई की ऐसी हो गई है, बोला भाई साहब कर रहा हूं विचार, देखो आए तो हैं कई बहनों के प्रस्ताव। वो इतनी सुदर्शन लड़की से भी बोले स्वागत है बहन जी। अच्छा, ये नेता की परेशानी भी होती है कि गली की जिस लड़की से अफेयर चला, चुनाव के दिनों में उसके ही खसम की घुड़चड़ी हो तो उसे भी जीजा जी के पैर छूने पड़ते हैं। ये नेता होने की दिक्कत है कि क्या करें साहब, वोट तो मिलनी है। बोले जीजा जी स्वागत है आपका। ये श्रृंगार का भी वीर रस करना पड़ता है, लेकिन स्वागत हो गया विधायक जी का, अच्छा है। जानी बैरागी को मैं पढ़वाना चाहता हूं। आपके नगर पालिका अध्यक्ष जी ने उन्हें माला पहनाई, वो भी काफी विनम्र व्यक्ति थे, वो भी आप ही की पार्टी के हैं। अच्छा, वो निर्दलीय हैं। अच्छा, तय नहीं कर पा रहे किसमें? अच्छा ठीक है, तो मतलब लेकिन वो विनम्र व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि का जो आदर करना चाहिए था वो आदर किया। हमारे यहाँ तो विधायक जी नगर पालिका चेयरमैन भी ऐसे हैं, है नहीं क्या? आज यहाँ
अच्छा नहीं होंगे? हमारे यहाँ तो चेयरमैन भी ऐसे ऐसे हैं। एक हमारे यहाँ सुरेंद्र कुमार जी चेयरमैन हैं, मेरे घर के आगे गधा मर गया तो मैंने उन्हें फोन करा। अब ये तो शोध का विषय था कि गधा मेरी कविताएं कब सुन गया जो मर गया। मैंने उन्हें फोन करा, मैंने कहा सुरेंद्र भाई गधा मर गया है तो उठवा दीजिए। तो वो मजाक के मूड में आ गए उधर से, बोले आप तो ब्राह्मण आदमी है, अंतिम संस्कार तो आप ही कराएंगे। मैंने भी पलट के कह दिया कि संस्कार तो करा दूंगा पर मृतक के निकट संबंधियों को सूचना देना भी तो धर्म है, उठवा तो दे इसे। लेकिन आपके यहाँ सब बढ़िया है, सब सभ्य लोग हैं, आनंद लोग हैं। आइए जानी बैरागी को मैं सुनवाना चाह रहा था, रसमयता बीच में थोड़ी भंग हुई क्योंकि हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत होना था। लेकिन निवेदन इतना करता हूं आपसे परिहार साहब, जो आप जनप्रतिनिधि हैं, मैं इसलिए अच्छा लगता है मुझे कि आपके प्रति आस्था है। जितनी देर आपके स्वागत का क्रम चला, पूरे समूह में से एक आवाज ऐसी नहीं आई जो अधीरता की हो। ये आपके प्रति स्नेह का सूचक है। और याद रखिएगा कि जो लोग अपने प्रति प्रेम को आदर देते हैं वो विजयी होते हैं, और जो अपने प्रति प्रेम को भी आदर नहीं देते वो विजयी नहीं होते। जनता ने जो विश्वास, जो स्नेह आपको दे रखा है वो ऐसा बड़ा बने कि अगले वर्षों में मैं आऊं, हम लोग आए तो आपको विधायक के बजाय सांसद के रूप में देखें, किसी और जनप्रतिनिधि के रूप में देखें। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, ऐसी हमारी इच्छा है। हालांकि लोगों की भी इच्छा कम है क्योंकि तालियां कम बजी हैं। हो सकता है कि 2-4 बार विधायक और बनाना चाहते हो। भाई मैं तो विधायक जी को तय करवा रहा था कि टिकट इस बार का कौन सा लेना है, क्योंकि इनके यहाँ विधानसभा में भी मेरे अच्छे मित्र हैं। मुझे स्मरण है कि पहली बार जब ये विधायक बने थे तो इनकी विधानसभा में पहला कवि सम्मेलन मैंने किया था मेरे संचालन में। आपकी यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो थी, जिन्हें यशस्वी कहने में भी आजकल आप डर रहे होंगे कि पता नहीं कह दें तो पार्टी से नहीं बाहर आ जाएं, उन्होंने आमंत्रित किया था और हम लोग वहां पर गए थे। आइए, जानी बैरागी का पार्थिव शरीर हमारे बीच में है। चिकन मुनिया की चपेट में तो यही कहो, पता नहीं कब तक। लेकिन मेरा मन है कि बहुत तबीयत उसकी खराब थी। सुबह मैं उसको देखकर डर गया था कि यार ये पढ़ेगा कैसे, लेकिन शाम होते होते उसने अपना उपचार खुद किया, अपने अंदर ऊर्जा भरी। जितने भी कवि आमंत्रित थे सबको हंसाया, सबको आनंदित किया, और वो इसी क्षमता का कवि है। एक बार चाहता हूं उसका उत्साह बढ़ाने के लिए और उसे सूचित करने के लिए कि कवि का स्वास्थ्य कोई दवाई तय नहीं कर सकती, केवल श्रोताओं का गुणवंत होना तय करता है, उनके मन का बड़ा होना तय करता है। एक बार पूरा सदन सूचित करे जानी बैरागी को जोरदार तालियों से कि आप उसे सुनना चाहते हैं। आपके लिए तैयार किया है वीडियो प्लस अनिल इलेक्ट्रिकल्स, फुवारा चौक नीमच। फोन नंबर 07423 221167। प्रणाम करता हूं आप सबको। ये इधर जो खड़े हैं इनसे भी निवेदन है कि अब देख लो, अगर बैठने की इच्छा ही हो तो कहाँ तक खड़े रहोगे। अच्छा, इनका ऐसा भी है कि यार मामला जमेगा तो टिकेंगे, नहीं तो उधर से उधर ही निकल लेंगे। हालांकि ये मुगाले में मामला जरूर जमेगा और बढ़िया है कुल मिला के। अच्छा, ये ताली वाली मत बजाना है भैया। सांसद महोदय बने और विधायक जी सांसद जी बन जाए। कुमार साहब ये रहते हैं गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का काम है। अब इनको अपने इधर मालवे का क्या मालूम कि कौन विधायक ने, कौन सांसद ने, कौन कैसा का ने, कौन कैसे बनेगा ने, कौन किस पार्टी का। अभी तो यहाँ वो लोग भाजपा के है कि कांग्रेस के, यहाँ यही पता नहीं चलता कि पार्टी में है भी कि नहीं है, पता ही नहीं चलता। यहाँ अपने जाब्बा में तो जिले में से तो ऐसे ऐसे सांसद और विधायक, मतलब संसद विधानसभा में चलेगा जो फ्रिज को अलमारी समझ के उसमें टोपी रख रहा है शाम को। और शाम को उस चपड़ासी को डांट रहे, बोले जल्दी से बता रहे ये गीली कैसे हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये, हालांकि मैं नहीं भूलूंगा इसे, और इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देना और कुल मिला के बढ़िया आराम से कविता अविता सुनो, आराम से फोटो वोटो खींचो और चाय वाय वाला चाय भी पिलाओ सबको। कुल मिला के आ जाओ धीरे धीरे, बिल्कुल आप हिम्मत करो और बैठो। ये कवि सम्मेलन है, रात भर चलेगा कुल मिला के। भगवान अग्रसेन जी की जयंती पर यह कवि सम्मेलन हो रहा है। सारे बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं।
मेरी माता बहनें भी बैठी हुई है, सारे इधर विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मंच पे सारे बड़े कवि बैठे हुए हैं। हालांकि 1-2 साल से बड़ा मैं भी हूँ, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। कई चैनलों पे आपने इनको देखा है। कुमार साहब देश के बहुत बड़े संचालक हैं, और भाई मनवीर मधुर है, निशा मुनि है, बैरागी जी हैं, अन्नू जी हैं, अनीता जी हैं, डॉक्टरी करी इन्होंने गजल पे डॉक्टर। मेरे को तो जानकारी नहीं क्या होता है ये, मैंने कभी गजल, मेरे को गजल की मालूम नहीं गजल किसको कहते हैं। तो अपने को तो इन चीजों का, हालांकि ये सारा कुल मिला के बात ये है कि ये सब बड़े हैं, समझ में आ गए ना, बड़े हैं ये। अच्छा, इनको ये कई चैनलों पे आते हैं, मैं आज तक किसी चैनल पे नहीं आया। आई क्या मतलब, एक तो टाइम भी चाहिए आने के लिए। अच्छा, अपन तो रात की 12-1 बजे बाद कभी कभी डिस्कवरी पे आ जाते हैं। अच्छा, बात ये है ना, कारण कब ये जो छोटे मोटे चैनल है सब टीवी वगैरह, ये चैनल ही इतने छोटे हैं, नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी और ये सारे महंगे चैनल हैं, तो कभी कभार आ जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, कुल मिला के दम नहीं है बात में। फोगट बातें हैं, राजनीति और नेता वेता ये सब देखो ऐसा है। इस देश के अंदर नेताओं पे लोग टीका टिप्पणियां कर रहे हैं। इस देश के अंदर जो पीछे बंधु खड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन है मेरा, आपके बीच में कोई खास निवेदन तो नहीं है, पर हाँ मतलब क्या है कि इस देश में नेताओं पे लोग आरोप लगा रहे हैं और ये कर रहे हैं। इस देश में नेता तो ठीक, आतंकवादियों को ढंग से आतंकवाद फैलाना नहीं आता है। बेवकूफ है ये आतंकवादी, इन बेवकूफों को यही पता नहीं इन्होंने अक्षरधाम मंदिर पे हमला कर दिया। यानी उन आतंकवादी बेवकूफों को यही पता नहीं कि भगवान खुद बेचारे मंदिर में नहीं रह रहे हैं आजकल। वो रामचंद्र जी वहां मंदिर में बैठेंगे कि उधर कोर्ट में केस लड़ेंगे? टाइम कहाँ है भगवान के पास मंदिर में बैठने के लिए? है? वो एक ने पूछा भगवान से, बोला भगवान कहाँ हो? अभी बोला होटल के अंदर हूँ बेटा। अरे मैंने कहा आप भगवान हो क्या होटल के अंदर? बोला मेरे घर के अंदर तो हर 8वें रोज आतंकवादी हमला करते हैं, अब मेरे को होटल में नहीं बैठूं तो कहाँ जाऊं? मैंने कहा भगवान श्री राम हो, शारंग धनुष बाण आपके पास है, आपने जिस धनुष बाण से रावण को मारा वो धनुष बाण क्या आपके पास नहीं है? क्या धनुष बाण पे आपको विश्वास नहीं है? पीछे तक हाथ खोलना, मजे लेना। जानी बैरागी हादसे के अंदर कहीं कोई अच्छी सी बात कह दे तो आनंद लेना और मजे लेना साहब। मैंने कहा भगवान आप श्री राम है, शारंग धनुष बाण आपके पास है, जिस धनुष बाण से आपने रावण को मारा वो धनुष बाण क्या आपके पास नहीं है? भगवान राम ने कहा बोले बेटा धनुष बाण पे मेरे को विश्वास भी है, पर बात यह वो धनुष बाण अभी मेरे पास नहीं है। मैंने कहा कहां गया? बोले वो 7-8 साल पहले मुरली मनोहर जोशी रथ यात्रा में ले गए, अभी तक नहीं दिया। इस कहने का मतलब दुनिया भर के टेंशन अपन क्यों पाले भाई? पाकिस्तान 2 कौड़ी का पाकिस्तान अपने को लेना मिलने देना है? मैंने मेरे घर में पालतू कुत्ते का नाम मुशर्रफ रख दिया। मैं कश्मीर और कारगिल में माथा फोड़ी होती है, कुत्ते को 2 लात मारता हूँ, समझता मुशर्रफ को ही मारी। इससे ज्यादा उसकी कोई औकात भी नहीं है, है? बेवजह से टेंशन पाल रहे, नामो निशान मिटा देंगे आतंकवादियों का। अब आतंकवादियों का नामो निशान मिटी कैसे सकता है? इन आतंकवादियों की माँ ने इनके नाम ही नहीं रखे। काश अगर इन आतंकवादियों का बाप, इनकी माँ, इनके पिता अगर इनको उंगली पकड़ के कहीं प्यार की पाठशाला का रास्ता दिखा देते तो वो कभी ये ना तो आतंकवाद फैलाते, और उन आतंकवादियों का जो निशान है वो वारदात के बाद कोई निशान छोड़ते ही नहीं है। इसलिए अपन इन आतंकवादी के चक्कर में पड़ते नहीं है, और ये आतंकवादी अपना कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। आतंकवादी और ये पाकिस्तान हिंदुस्तान पर कभी जीवन में अटैक कर भी नहीं सकता है। आपको अगर सुरक्षित रहे, अच्छा पाकिस्तान हिंदुस्तान का बिगाड़ क्या, कैसे अटैक करे? क्योंकि अपन ने ऑलरेडी मतलब इतने पैसे उधार ले रखे दूसरे देशों से। अगर वो अपने पे हमला करे तो दूसरे देशों को पैसा कौन दे? इसलिए वो दूसरे देश बचा लेंगे अपने को। आपको नीमच में सुरक्षित रहना है, 5-50 लोगों से उधार पैसा ले लो, आपको कोई नहीं मार सकता, वो परिवार आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए अपने को, हालांकि मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं, पर ये मैं नहीं करूं तो पता नहीं मेरे बात कौन करे। चक्कर ये नहीं है, वरना मैं तो मेरी कविताएं पढ़ता हूं ढंग से। ऐश्वर्या राय सुनना, मजे लेना, थोड़ा
आनंद से कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन के ढंग से सुनो। ऐसा मत कि अपन बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान है। मुरारी बापू खुद बीच बीच में मजे लेते हैं। उनके प्रवचन सुने कि नहीं सुने आपने मुरारी जी को? थोड़ा कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन के ढंग से सुना है। माता बहने बैठी है, हजारों लाखों रुपए बिगाड़ता अग्रवाल समाज, इसलिए थोड़ी बिगाड़ता कि चुमड़ा जैसे साहित्यिक कविता। ऐसा नहीं, कविता कविता होती है, हास्य का अलग चीज होता है। ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, ये मेरी माता बहनें बैठी है। आपको लगे कि मैंने हिंदुस्तान की 50 करोड़ माता बहनों का नेतृत्व किया है, तो इस बालक को समर्थन देना, आशीर्वाद देना। आशीर्वाद का मतलब ये नहीं कि जीते रहो, ताली वाली बजाना ढंग से। सुनो, हाँ अब वो तो चला गया लाफ्टर में, मैं ही पढ़ूंगा इसको। सुनो कि नहीं, मतलब ये भाई साहब कह रहे थे, बैरागी जी बोले लाफ्टर अलग चीज है, कवि सम्मेलन अलग चीज है। बैरागी जी, मैं यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे, कुमार भाई साहब, लाफ्टर और कवि सम्मेलन में ये फर्क है कि लाफ्टर 31 दिसंबर की शाम है और कवि सम्मेलन 1 जनवरी की सुबह है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बढ़िया बात है। जिसको जानकारी नहीं है उन्होंने नहीं बजाई। कोई बात नहीं, अपने को फर्क भी नहीं पड़ता है। मैं ये कह रहा था आपके बीच में कुल मिला के कोई खास बात नहीं है। और सुनो, हाँ क्या मतलब ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। अखबार का पन्ना उठा और हर एक महीने एक विश्व सुंदरी बन के तैयार। पता ही नहीं चल रहा इनको विश्व सुंदरी का खिताब दिया किसने। तब मुझे लगा कि हमारी भारतीय संस्कृति को हमने कितना पैरों तले रोंदा गया। तब जानी बैरागी ने कुछ पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करी, यहाँ से वहां तक, पीछे तक, दोनों हाथ ऊपर उठाकर समर्थन देना। ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। कोई, मैं आप क्या समझ रहे थे, कोई धार्मिक पंक्ति पढ़ूंगा क्या? मतलब सवाल ही नहीं उठता। अरे वो तो क्या है कि ये सारी समस्या का मेन कारण ये है कि देश के नौजवान की शक्ति सही जगह नहीं लगी। हिंदुस्तान के नौजवान की शक्ति सही जगह नहीं लगी, वरना पूरा देश एक आवाज में ये बात कहता, पजामा पहले से ही फटा हुआ था, तो फिर बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी। बहुत अच्छे। पजामा पहले से ही फटा हुआ था तो बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी। जख्म पहले से ही गहरे थे, अब हाथ खोलना पीछे तक। पजामा पहले से ही फटा हुआ था तो फिर बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी। अरे जख्म पहले से ही गहरे थे, फिर नमक लगाने की जरूरत क्या थी। और देश पहले से ही जल रहा था, रे अमन के लुटेरो, फिर गोधरा में ट्रेन जलाने की जरूरत क्या थी। बहुत अच्छे, वाह वाह। देश पहले से ही जल रहा था। जला नहीं जला ट्रेन गोधरा में? जली ना, तो मैं क्या करूं? क्या मैंने जलाई क्या? वो जैसी बातें कर रहे हो, मतलब अपन ट्राई कर लेते ना पहले, आपको भी पता चले कि नहीं चला। मतलब आपको पता है ये ऐसी बातें हैं, देखो फोगट की बातें, दम नहीं इन बातों में कुल मिला के। हाँ, तो मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि ऐश्वर्या राय, युक्ता, ये कविता 1 नंबर वाली अब शुरू हो रही है वापस, सुनना। नहीं मेरे क्या एक साथ 5-7 कविताएं चलती साथ, मुझे पता नहीं चलता कौन सी वाली कब कहाँ पूरी हो गई। वो कई बार क्या होता है ना, जो बहुत बड़ा महंगा स्टार होता है, बड़ा स्टार होता है, उसकी 5-7 फिल्में एक साथ चलती है। अब उसको पता नहीं चलता कौन सी कब कहाँ पीटा गई और कौन सी कब कहाँ हिट हो गई। 5-7 फिल्में एक साथ करता है। हालांकि भगवान की दया से आजकल मैं भी महंगाई चल रहा हूँ, 50-60 हजार रुपए से कम में मुझे भी कहीं कोई नहीं बुलाता है। ये अलग बात है कि उसमें से एक 0 हटा देते हैं। सुनो तो मैं ये कह रहा था आपके बीच में, भाई साहब हमारे बीच में आ गए, बिराजिया ऐसा फोटो खींच रहे हैं। वो तो क्या है कि कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। वो क्या होता है कि जो पिछले दिनों आपको पता हो तो वर्ल्ड ट्रेड पेंटागन पे अमेरिका में 2 बड़ी टावरों पे हमला हुआ, लाखों लोग उसमें मारे गए। आतंकवादी हमला हुआ, ओसामा बिन लादेन ने करवाया, लाखों लोग मारे गए। मेरा ये मानना है कि अगर वो हमला अपने हिंदुस्तान में होता तो इतने लोग नहीं मरते। आपको नहीं मालूम क्यों नहीं मरते? क्योंकि वहां अमेरिका में उस वर्ल्ड ट्रेड पेंटागन जो 2 टावर थे बड़े, उसमें वही लोग मरे जो टाइम पे गए थे। अच्छा, अपन हिंदुस्तान में तो कभी अपनी तो आदत पड़ी हुई है हमेशा लेट जाने की। अपन तो कभी टाइम पे जाते ही नहीं है, चाहे ऑफिस हो या कुछ भी हो। और टाइम पे क्या हमेशा लेट जाते, और लेट भी क्या जाते, जाते से लेट जाते हैं। इसलिए अपने को तो इससे कोई तकलीफ है ही नहीं। तो अपने को ऐसा कुछ नहीं होगा। कुल मिला के धीरे धीरे कवर हो रहा है टाइम। सुना, टीम छोटी है। तो मैं ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। और साहब एक पंक्ति पढ़ता हूँ, इस बालक को आशीर्वाद देना।
कहीं अच्छी सी बात लगी, आपको लगे कि कहीं सुरेश बैरागी जी ने गलत निर्णय नहीं लिया और जानी बैरागी को सही जगह बुलाया है, हालांकि ठीक है। हाँ वो जो भी है छोड़ो है क्या। हाँ ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। किसने करी गलती है? ताली बजाने, ये पुटुक पुटुक ताली मत बजाओ यार, तुम्हारा हाथ जोड़ लूं मैं। ताली बजाना तो थोड़ी ढंग ढंग से बजाना, और एक साथ एक खट्टी बजा देना। सुनो आप, ऐसा नहीं कि फिर मैं बैठूं वहां तक बजाओ भी नहीं तुम। हाँ। अरे ऐश्वर्या राय तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। अरे विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। अरे अरे विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अल्लाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। क्या बात है? ठीक है नहीं मामला? अब नहीं भी है ठीक, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं बिना कविता पढ़े ही चला जाऊं। जो है वो है। अरे विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अल्लाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोंदने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। जब सभी कर रहे तो अपने करने में क्या तकलीफ है। अच्छा, ये पत्नी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज्यादा बात नहीं कर सकते, वरना पता नहीं कब कहाँ क्या जवाब दे दे। मैंने मेरी पत्नी से कहा, बोले रात को ये जो कटे बाल वाली मैडम है ना, मेरे सपने में आई थी। बोले अकेली आई होगी। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोले उसके हस्बैंड तो मेरे सपने में आ रहे थे। इसलिए ये एक ऐसी चीज है जिससे ज्यादा बात नहीं कर सकते हो पत्नी से। या पत्नी से हंस के मुस्कुरा के बात करना भी जरूरी। अगर इससे ढंग से बात नहीं करो पत्नी से, तो ये पड़ोसी से बात करे, इसलिए इनसे बात करना भी जरूरी। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका मतलब कोई तोड़ ही नहीं इस देश के अंदर। मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, पंक्ति देखना, सब मजे लेना, आनंद लेना, और एक पंक्ति के लिए मैं आपसे तालियों की बात करता हूँ। जब दौर चला संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोंदने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता। बहुत अच्छे, वाह 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 जाने वाह, बहुत अच्छे। इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता करी थी, पर रिजल्ट गलत निकला। अपन ने तो कोशिश करी कि इस देश की रक्षा के लिए फिर कोई झांसी की रानी पैदा हो। अब वो झांसी की रानी पैदा करने के चक्कर में झांसी की रानी हुई नहीं, बदले में रानी मुखर्जी हो गई। नहीं, रिजल्ट गलत निकलता। अपन ने तो कोशिश करी कि इस देश की रक्षा के लिए फिर कोई महाराणा प्रताप हो। अब वो महाराणा प्रताप आए ही नहीं, रिजल्ट गलत निकला। अपन 100 करोड़ हो गए। महाराणा प्रताप आएंगे आएंगे, अभी तक नहीं आए। बदले में विश्वनाथ प्रताप सिंह आ गए। पता ही नहीं चलता कब कौन क्या आ जाए। तो ये सारी बातें मैं ये कह रहा था, तो वो मैंने भगवान श्री राम से, अच्छा वो पहले वाली वापस छूट गई। हाँ भैया। हाँ, वो क्या हुआ कि रामचंद्र जी से मैंने कहा, बोले भगवान, बोले बेटा होटल में, मैंने कहा आप रामचंद्र जी वो सारंग धनुष बाण आपके पास है, तो उस धनुष बाण से रावण को, राक्षसों को क्यों नहीं मारते हो? बोले बेटा वो धनुष बाण अभी मेरे पास नहीं। मैंने कहा कहाँ गया? बोले वो 7-8 साल पहले मुरली मनोहर जोशी रथ यात्रा में मेरे से मांग के ले गए, अभी तक नहीं दिया। तो मैंने कहा भगवान शिव जी आपके आराध्य है, आपने समुद्र के तट पे राम रामेश्वर स्थापना की थी। नई बात देखना भाई साहब, है ना। मैंने कहा आप भगवान शिव आपके आराध्य देव हैं, भगवान शिव आपके इष्ट हैं, आपने राम रामेश्वर स्थापना भी करी थी। आप एक काम करो, शिव जी से त्रिशूल मांग लो और आतंकवादियों को सीना चीर दो। तो भगवान ने कहा, बोले बेटा वो शिव जी के पास गया था मैं,
मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले वो शिव जी ने कहा, बोले राम तुम थोड़ी लेट हो गए हो, वो थोड़ी देर पहले ही प्रवीण तोगड़िया ले गया, मैं सारे त्रिशूल देश में मार दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा, बोले भगवान फिर ये लक्ष्मण जी आपके आज्ञाकारी भाई, आप लक्ष्मण जी से ही मिलो, लक्ष्मण जी से कहो ना जिन्होंने 14 वर्ष स्त्री नींद का त्याग किया, मेघनाथ को मारा, आपके खातिर 14 वर्ष तक जंगल में वनवास में रहे, वो लक्ष्मण की आपकी मदद नहीं करते हैं? आप लक्ष्मण को बोलो कि ना आतंकवादियों का सफाया कर दे देश में से। अरे बोले वो लक्ष्मण तो 1 सेकंड में सब कुछ कर दे, पर अभी लक्ष्मण के पास टाइम नहीं है। मैंने कहा कहाँ गए लक्ष्मण? बोले वो तो दिल्ली गए ना। मैंने कहा क्यों? बोले वो वकील से बात करने के लिए, बोले अगली तारीख मेरी कब फंसी हुई है। जिस देश के अंदर शायद भगवान बेसहारा खड़ा होगा, जिस देश में भगवान बेसहारा खड़ा होगा, भला वो देश विश्व की नजर में कैसे बड़ा होगा। और एक पंक्ति पढ़ता हूं साहब कि मैं भगवान हूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं चरित्रवान हूं, काश अगर मैं चरित्रहीन होता तो कहीं से भी चुनाव लड़ करके संसद भवन में आसीन होता। बहुत अच्छा, वाह। पंक्ति बढ़िया है, हो भले मत बजाओ तुम। नहीं, इस देश में क्या है कि जिस पंक्ति में बिल्कुल ताली नहीं बजे ना, मतलब वो अच्छी कविता है। तो ये अच्छी थी, मैं भगवान हूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं चरित्रवान हूं, काश अगर मैं चरित्रहीन होता तो कहीं से भी चुनाव लड़कर के संसद भवन में आसीन होता और विपक्षियों को तो जैसे तैसे मना लेता, कम से कम एक सुरक्षित घर ही बना लेता। ऐसा सुरक्षित घर जहां मेरे नन्हे लहू कुछ खेल सके, ऐसा सुरक्षित घर जहां मेरी घर गृहस्थी के अंदर कोई आग नहीं लगा सके, ऐसा सुरक्षित घर जहां मेरी पवित्र सीता के दामन पर कोई दाग नहीं लगा सके, जहां मेरी पवित्र सीता के दामन पर कोई दाग नहीं लगा सके। तो कुल मिला के बात यह है कि ताली नहीं बजी, कोई बात नहीं, सुन हटो। तो मैं ये कह रहा था कि पजामा पहले से ही फटा हुआ था। हाँ, वो तो चलता रहेगा ना मामला, ये पता नहीं कब तक फटता रहे। 22-23 प्रांत में फाड़ चुका हूं भैया इसको मैं। पजामा पहले से ही फटा हुआ था तो बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? और देश पहले से ही जल रहा था रे अमन के लुटेरो, फिर गोधरा में ट्रेन जलाने की जरूरत क्या थी? और चीखी सलमा या अल्लाह बचा ले मुझे, सीता सावित्री बोली बचाना पड़ेगा भगवान तुझे, मरियम ने मांगी मन्नते मौत का तांडव घटाने की। और मैं बिल्कुल ये बात नहीं करूंगा देश में बोले लालू प्रसाद यादव इतने करोड़ का चारा खा गया और फलाना नेता इतने खा गया, अपने को तकलीफ क्या? नहीं मतलब अपन खुद पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, मैं खुद मेरे इलाके का, मतलब बोलो यार वो फलाना सरपंच पंचायत से इतने सड़े हुए गेहूं खा गया, सड़े ही खा रहे, अच्छा तो आ ही नहीं रही आगे, दूसरा क्या? मतलब मेरा ये मानना है कि यार क्या तकलीफ है? कुमार भाई ने कहा बोला यार वो लालू प्रसाद यादव 3 करोड़ का घोटाला, मैंने कहा आपने अभी तक क्या किया? अगला 3 करोड़ खा गया, तुम खुद का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ाते हो? वो 3 करोड़ का खा गया, आप 6 करोड़ खा के बताओ ना। ये हिंदुस्तान की संपत्ति सरकारी संपत्ति है, इस पे सबको अधिकार है, खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। अच्छा ये हिंदुस्तान की संपत्ति अपन नहीं खाएंगे तो कोई विदेश से आएगा खाने वाला क्या? ऑलरेडी अपने कोई खाना है ये तो, इसलिए इस खाने पीने का नाम पे बिल्कुल टेंशन नहीं पालना। अपने को क्या लेना देना इन सारी चीजों से, क्योंकि अपन तो इतने भावुक लोग हैं, इतने भावुक हैं, भावना में से व्यक्त हो जाते हैं। हम इतने भावुक है, पिछले दिनों इस देश के अंदर बिल क्लिंटन आया, हमने बिल क्लिंटन के सम्मान में करोड़ों रुपए बिगाड़ दिए, परंतु उसने हिंदुस्तान का पानी तक नहीं पिया, पीने का पानी तक साथ में लेकर के आया था। तब मुझे लगा कि शायद या तो हम अमेरिका की दादागिरी से डरते हैं या फिर कहीं हमारा आतिथ्य सत्कार हो सकता है, परंतु मुझे पता चला कि ना तो हमारा आतिथ्य सत्कार है ना हम उसकी दादागिरी से डरते हैं। मैंने कहा यार बिल क्लिंटन तो दुर्भाग्यशाली है। अच्छा हम इतने भावुक थे कि वो आया था, हम उसकी आंखों के नूर हो गए, और हम अमेरिका गए तो वो पूरी तरह से शक्ति कपूर हो गए। लेकिन हम पता नहीं हिंदुस्तान से कौन कौन मंत्री मिनिस्टर गए तो वहां कपड़े तक उतरवा दिए। अरे मैंने कहा कपड़ा क्यों उतरवा रहा हो? बोले चेक करेंगे चेक। मैंने कहा क्या चेक करोगे? बोले बम हम हो सकता है। मैंने कहा ये अमेरिका दादा है, इसको सारा संसार कहता। बोले अमेरिका बहुत बड़ा दादा जो कपड़े चेक कर रही है बम के लिए। मैंने कहा वारे दादा, फिर दादा तू क्या दादा हम, हमारे कपड़ों के अंदर बम है? नहीं,